नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद समाचार में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। शुरुआत करते हैं लोकसभा के साथ। लोकसभा में गुरुवार को यानी कि आज शून्यकाल के दौरान अनेक सदस्यों ने लोक महत्व के विषय उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछले कुछ सालों से देश में इंस्टेंट नूडल्स जैसे अति प्रसंस्कृत खाद्य और ऐसे पेय पदार्थ की खपत बहुत बढ़ गई है और बच्चे इनका अधिक सेवन कर रहे हैं, जिससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की परिभाषा तय की जानी चाहिए और इनकी पैकेजिंग और लेबलिंग की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जैसा कि कई देशों ने किया है, और ऐसे जंक फूड की खपत को कम किया गया है। सूर्या ने कहा कि ऐसे खाद्य पदार्थों पर कर बढ़ाया जाना चाहिए और बच्चों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शून्यकाल में वाईएसआरसीपी के पीवी मिथुन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में केला उत्पादक किसानों की समस्या उठाते हुए सरकार से मांग की कि उन्हें निःशुल्क फसल बीमा और सब्सिडी की सुविधा मिलनी चाहिए तथा केले की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने देश भर में बंदरों, नीलगायों और जंगली सुअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम संचालित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा न तो कृषि मंत्रालय के दायरे में आता है और न ही पशुपालन विभाग के दायरे में आता है, इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग नोडल मंत्रालय बनाया जाना चाहिए। भाजपा की भारती पारधी ने शून्यकाल में कहा कि देश में गोवंश के वध और उनकी तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए गो संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पंजाब में नशीले पदार्थों का उपयोग करने वालों से ज्यादा नशीले पदार्थ बेचने वाले हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर मादक पदार्थों की समस्या से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए केंद्र से आवश्यक उपाय करने की मांग की। भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने वरिष्ठ नागरिकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2050 तक देश में बुजुर्ग जनसंख्या 20% होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयुष्मान योजना के माध्यम से बुजुर्गों समेत देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता की। उसी तरह वृद्धजनों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जेरियाट्रिक केयर, वृद्धों की देखभाल के लिए रोड मैप बनाया जाना चाहिए। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने तमिलनाडु में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए उल्लेख किया कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक मौखिक टिप्पणी में केंद्र और राज्य तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया था कि वो इस बारे में परामर्श करें। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय खोलने के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि इसलिए मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वो राज्य सरकार से परामर्श कर इस सिलसिले में अविलंब कदम उठाए। उन्होंने केंद्र से यह आग्रह भी किया कि वो राज्य सरकार के साथ बातचीत करे और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। देश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता संबंधी एक अदालती आदेश का हवाला देते हुए कुछ सांसदों ने सरकार से हस्तक्षेप करने और शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का अनुरोध किया है। शिवसेना के सदस्य धैर्यशील माने ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पहले से सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य करने की वजह से उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है और सरकार को उनकी ओर से न्यायालय में पक्ष बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने भी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इस फैसले से देश भर में 25 लाख और उत्तर प्रदेश में 2 लाख शिक्षक असुरक्षा की भावना से घिर गए हैं। उन्होंने कहा 1 सितंबर 2025 का उच्चतम न्यायालय का ये फैसला इसलिए आया क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने शिक्षकों की तरफ से कमजोर पैरोकारी की। सपा के ही लालजी वर्मा ने कहा कि जिस तरह स्नातक और उच्च स्तर पर पहले से अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए एनईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता नहीं है, उसी तरह पहले से कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के लिए किसी पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि पान मसाला के उत्पादन पर उपकर लगाने के प्रावधान का उद्देश्य स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है तथा इससे मिलने वाले राजस्व का एक हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने सदन में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए यह भी कहा
कि इस विधेयक का माल एवं सेवा कर की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा तथा पान मसाला के उपभोग पर 40% की जीएसटी बरकरार रहेगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दो प्रमुख आयामों स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसाधनों का स्रोत तैयार करना है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरत होती है कि सतत निवेश हो। ये उपकर आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगाया जाएगा, ये सिर्फ ऐसी हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाएगा जो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस उपकर को लगाने से पान मसाला के दाम बढ़ेंगे तो इन्हें खाने में रुकावट पैदा होगी। इससे जो राजस्व मिलेगा उसमें से एक हिस्सा राज्यों को भी देने का प्रावधान किया गया है ताकि वो स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में इसका उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा, पान मसाला को लेकर जीएसटी की जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जीएसटी के तहत पान मसाला के उपभोग पर सबसे ज्यादा 40% कर भी लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पान मसाला पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है। इसके तहत उन मशीनों या प्रक्रियाओं पर उपकर लगाया जाएगा जिनके माध्यम से उक्त वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन किया जाता है। जब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो जीएसटी कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 30 जून 2022 तक 5 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की व्यवस्था लागू की गई थी। क्षतिपूर्ति उपकर की जो व्यवस्था थी और उसको बेहतर बनाने के लिए ये तमाम सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं। तो ये थी संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं राज्यसभा में गुरुवार को क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को केंद्रीय उत्पाद संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा को लौटा दिया गया, जिसमें तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद समान कर बोझ रखने के लिए उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। लोकसभा में यह विधेयक कल पारित हो चुका है और आज इसे चर्चा के बाद निचले सदन को लौटाए जाने के साथ ही इसे संसद की मंजूरी मिल गई है। उत्पाद शुल्क में संशोधन के लिए लाए गए इस विधेयक पर आज भोजनावकाश के बाद चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त करने के बाद भी कर का बोझ समान रहेगा। उन्होंने कहा कि चूंकि जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40% तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है तो तंबाकू पर कुल कर बोझ वर्तमान स्तर से कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर बोझ इंसिडेंस जीएसटी मुआवजा उपकर के दौरान जितना था उससे कम ना हो, हम ये लेकर आए हैं। एक तरह से हम कह रहे हैं कि कर बोझ कम होने से सिगरेट सस्ती नहीं होनी चाहिए। विधेयक में प्रस्ताव है कि तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को हटाकर उसकी जगह उत्पाद शुल्क लगाया जाए। वर्तमान में तंबाकू पर 28% जीएसटी के साथ अलग अलग दरों पर उपकर लगता है। विधेयक को अपरिष्कृत कच्चे तंबाकू पर 60 से 70% उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। सीतारमण ने कहा कि ये विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोविड के दौरान राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा लिया गया ऋण कुछ ही हफ्तों में चुका दिया जाएगा, जिसके बाद मुआवजा उपकर लेना रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा, शायद अगले कुछ ही हफ्तों में ये पूरा कर्ज चूकता हो जाएगा, इसलिए केंद्र सुनिश्चित करना चाहता है कि उत्पाद शुल्क फिर से हमारे पास आ जाए ताकि हम ड्यूटी लगा सकें। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करते समय राज्यों को जीएसटी के चलते हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एक मुआवजा उपकर तंत्र स्थापित किया गया था, जिसकी अवधि प्रारंभ में 5 वर्ष 30 जून 2022 तक निर्धारित थी। बाद में मुआवजा उपकर की वसूली की अवधि 4 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई और इस अवधि में संग्रहित राशि का उपयोग कोविड काल में राज्यों की जीएसटी कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा लिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपए के ऋण के पुनर्भुगतान में किया जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया गया। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे तंबाकू और उसके उपयोग को हतोत्साहित करने के लक्ष्य में कोई मदद नहीं मिलेगी तथा बीड़ी बनाने वालों के काम में
लगे गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों पर पूरी मार पड़ेगी। कांग्रेस ने इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की ताकि इस पर गंभीरता से विचार किया जा सके। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि उपकर से जहां राज्यों की स्वायत्तता और आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, वहीं देश में खुदरा महंगाई भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में जो किसान और मजदूर खेती में लगे हुए हैं, उनके बारे में विधेयक में मौन साध लिया गया है। उन्होंने कहा कि चबाने वाले तंबाकू पर कर को 25% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है, जबकि पाइप से पिए जाने वाले तंबाकू पर यह 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। तिवारी ने कहा सरकार को सुझाव दिया कि इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से जो वसूली हो वो तंबाकू से पीड़ित होने वाले लोगों पर खर्च की जाए। भाजपा के अरुण सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सब प्रसंग सरकार के कार्यकाल में जो भी कर वसूली होती थी उसमें 32% राज्यों को दिया जाता था, जबकि वर्तमान सरकार के शासनकाल में राज्यों को कर वसूली का 42% दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बीड़ी मशीन से बनती है उसी पर कर लगाया जाएगा तथा हाथ से बनाई जाने वाली बीड़ी पर कर नहीं लगेगा। सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नल से पेयजल सहित कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में 16,800 जन औषधीय दुकानें खोली गई हैं और लक्ष्य 25,000 दुकानों का है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा कि तंबाकू और उसके उत्पादों पर करों की दर बढ़ाने से इनके उपयोग को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मशहूर हस्तियां तंबाकू का विज्ञापन करती हैं। घोष ने दावा किया कि सरकार का यह संशोधन विधेयक जन स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं बल्कि कर वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़ा कदम है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक में उत्पाद कर में भारी बढ़ोतरी से बीड़ी बनाने वाले आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों पर गहरी मार पड़ेगी। द्रमुक के आर गिरिराजन ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि उपकर से राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। उन्होंने आशंका जताई कि करों की दर बढ़ाने से ऐसे उत्पादों की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार पाठक ने सरकार से जानना चाहा कि उसका दृष्टिकोण क्या है। क्या वो जन स्वास्थ्य को देखते हुए तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को धीरे धीरे बंद करना चाहेगी। पाठक ने कहा कि आज 70% कैंसर के मामलों में तंबाकू से जुड़े मामले सामने आए हैं तथा इनमें से 40 से 50% कैंसर से मौत तंबाकू के प्रयोग से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि कैंसर से होने वाली मौतों से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान तथा करों से होने वाली आय की तुलना करें तो देश को कुछ नहीं हासिल होता। उन्होंने बीड़ी मजदूर बनाने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने पर बल दिया। भाजपा की सीमा द्विवेदी, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ, महेश भट्ट, तनावड़े, धनंजय भीमराव महाडिक, मदन राठौर, संजय सेठ, भागवत कराड़, गोविंद भाई, लालजी भाई ढोलकिया, राकंपा के डॉक्टर फौजिया खान, IUML के हारिस बीरन, आम आदमी पार्टी के अशोक मित्तल, संदीप पाठक, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम था बेदुरई, द्रमुक के आर गिरिराजन, YSR कांग्रेस पार्टी के मेधा रघुनाथ रेड्डी, बीजेपी के निरंजन बीशी, BRS के रविचंद्र वद्दी राजू, बसपा के रामजी, कांग्रेस की JB माथेर हेशम, माकपा के डॉक्टर V शिवदासान, तेदेपा के मस्तान राव यादव बीधा ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद आसन की अनुमति से सदस्यों ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। जदयू के संजय झा, आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक, भाजपा की गीता उर्फ चंद्रप्रभा, रामचंद्र जांगड़ा, संगीता बलवंत, YRS कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव और कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे राज्यसभा में उठाए। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।